सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। साल 2025 में चीनी की बम्पर क्रॉप के बाद मार्च में शुगर मिल्स मालकान और शुगर के डीलर्स की तरफ से ये मुतालबा बार बार सामने आया कि चीनी मुल्क की ज़रूरियात से ज़्यादा पैदा हुई है और इसके ज़ख़ीरा करने की गुंजाइश मौजूद नहीं, लिहाजा 7.5 लाख टन शुगर एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। काबीना के फैसले के तहत शुगर मिल्स मालकान को एक्सपोर्ट्स की इजाज़त इस शर्त के साथ दी गई कि बाजार में डिमांड के मुताबिक चीनी की सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी और कीमतें 145 और 150 रुपए फी किलो के अंदर ही रहेंगी। मुल्क से शुगर एक्सपोर्ट के बाद शुगर प्राइस जो बढ़ी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। शुगर मिल्स के दावों के मुताबिक 145 से 150 रुपए फी किलो में चीनी क्या मिलती, वो तो कई शहरों में 200 रुपए तक भी जा पहुंची है। मिल मालकान ने पहले चीनी को एक्सपोर्ट किया और जब मकामी मार्केट में किल्लत पैदा हुई तो फिर से वही चीनी इंपोर्ट करके ज्यादा कीमत पर बेचना शुरू कर दी। यही तरीकेकार पाकिस्तान में चीनी बोरान की सबसे बड़ी वजह बना और अब मुल्क में चीनी की इंपोर्ट्स के बावजूद प्राइस कम ना करने का इल्जाम पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन पर ही लगाया जा रहा है। कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए ट्रेड की सब कमेटी ने अब अपनी रिपोर्ट पेश करते हुए पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन को मुल्क में जारी चीनी बोरान का जिम्मेदार ठहरा दिया है। सब कमेटी ने कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए ट्रेड को अपनी रिपोर्ट पेश की है, जिसके मुताबिक मार्केट में जो भी हेरा फेरी हुई उसमें शुगर मिल्स एसोसिएशन के अरकान डायरेक्टली मुलव्विस थे। ज़ेली कमेटी ने शफाफियत के लिए शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने, चीनी के 5,40,000 स्ट्रेटेजिक ज़खायर हर वक्त बरकरार रखने और शुगर एडवाइजरी बोर्ड में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने की सिफारिश भी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक शुगर इंपोर्ट्स पर टैक्स 48 से 0.5% कर दिया गया है, लेकिन कंज्यूमर के लिए लोकल प्राइस में कमी नहीं लाई जा सकी है। मामले की तहकीकात के लिए कौमी असेंबली की कायमा कमेटी बराए तिजारत की ज़ेली कमेटी को दोबारा तश्कील देने का फैसला कर लिया गया है। कमेटी ने चीनी एक्सपोर्ट करने के फैसले में मुलव्विस अफराद की निशानदेही की हिदायत करते हुए चीनी बोरान पर कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से भी रिपोर्ट तलब कर ली है, जबकि ट्रेड मिनिस्ट्री के हुकाम ने मुल्क में चीनी का बफर स्टॉक की हिमायत की। अब देखना यह है कि इस रिपोर्ट में जब निशानदेही होती है तो उन लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है और फिर चीनी की कीमत वापस उसी स्टेज पर आती है या नहीं। इस पर हम बात करेंगे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग साहब जो मेंबर हैं स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस एंड रेवेन्यू के, सब कमेटी को हेड भी कर रहे थे, इस रिपोर्ट में बड़ा अहम किरदार है मिर्ज़ा साहब का बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है इसमें आवाम की जेबों से तो पैसा निकल चुका है, क्या ये कीमत वापस उसी पोजीशन पर आएगी? 40-50 रुपए की कमी ये मुमकिन हो सकेगी या फिर कीमत तो अब निकल गई है, अब सिर्फ निशानदेही हो सकती है जिम्मेदार अफराद की? जी हाँ, अभी जो हमने रिपोर्ट बना के पेश की है मैंने, और हमारे साथ जो एमएनएस थे उन्होंने बहुत दिन रात और हिम्मत करके काम किया और हमने सब स्टेक होल्डर्स को बुलाया है। इसमें हमने वजारत कॉमर्स को भी बुलाया हुआ था, अपना सीसीपी जो है कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान को भी बुलाया हुआ था कि आप कार्टेलाइजेशन को नहीं रोक सके, ये कार्टेल बना हुआ है शुगर मिल एसोसिएशन वाले, और आपस में तय करके वो कीमतें एक यकसा कीमत पे बेचते हैं। तो ये तमाम मेहनतों से हमें बहुत फ़ायदे हुआ। और एक चीज़ तो ये पता चली कि ये हर 2-3 साल के बाद इस तरह का ये स्कैंडल सामने आता है, हर हुकूमत के दौरों में ये हुआ है। और इसके पीछे बड़े बड़े सियासतदान जो हैं वो बिजनेसमैन वो हैं, और उनके नाम भी हमें SCCP से जो लिस्ट आई थी शेयर होल्डर्स की जो मेजर इसमें ओनरशिप रखते हैं वो भी हमने शेयर की है। अभी पोजीशन ब्रॉड बेस वो ये है कि पहले ये तासुर दिया गया कि शुगर जो है वो एक्सेस पड़ी हुई है, 7,50,000 टन शुगर को एक्सपोर्ट की इजाज़त दी और उस पर रिबेट भी ले लिया गया। उसके बाद वहाँ पे ये हुआ कि शुगर शॉर्ट हो गई है जी, शॉर्ट हो गई है और आने वाले वक्त में इसका बहरान हो जाएगा, लिहाजा शुगर को बुलाया इंपोर्ट किया जाए। और इंपोर्ट करने के लिए भी उन्होंने एक जो रिबेट थे इंपोर्ट पे जो ड्यूटियां थी जो 47.5% टोटल बनती थी, उन्होंने कहा जी ये लगाएंगे तो शुगर सस्ती नहीं होगी, वो तो महंगी होगी। अच्छा, शुगर ऑलरेडी 145 रुपए से बढ़ के 200 रुपए पे पहुंच गई है। तो फिर उन्होंने
ये कहा कि ये 0.5% सिर्फ ले लें और 47% छोड़ दें। इस चीज को समझिए, तमाम ड्यूटी टैरिफ जो थे वो 47.5% बनते थे, जिसको माफ करवाया गया और सिर्फ 0.5% टोकन, आधा % चार्ज किया गया। और उसका मकसद ये था कि ये शुगर सस्ती मिले और दोबारा वो 200 रुपए पे जो पहुंच गई है वो दोबारा 150 145 पे आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब इसमें आपने देखा कि इसमें क्या क्या गलतियां हुई हैं जो हमने आइडेंटिफाई के दी हैं ताकि हमेशा के लिए रुक जाए। पहली तो चीज हमने कहा कि खुदा के वास्ते पे ये हुकूमत का काम नहीं है, इंपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, एक्सपोर्ट अलाउ कर रहे हैं, रिबेट दे रहे हैं, यहाँ पे टैक्सेस 47% ड्यूटी माफ कर रहे हैं, ये इसको डीरेगुलेट करें आप, हुकूमत की इसमें इन्वॉल्वमेंट को खत्म करें, क्योंकि वहां पे प्रेशर डल के ये काम होता है, पहला काम। तो इट इज डीरेगुलेशन ऑफ शुगर सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। दूसरा, मैंने जो CCP वाले आए हुए थे, वो जो अपना कॉम्पिटिटिवनेस पैदा कर, यानी जिसमें इंश्योर करने की उनकी जिम्मेदारी के कार्टेल नहीं बने, मोनोपोली नहीं बने, सब मिलके एक प्राइस नहीं कोट करें। मैंने कहा आप नाकाम रहे हैं, कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान नाकाम रहा है, आपको पूरी पावर है, आप करोड़ों अरबों रुपए के फाइन कर सकते हैं अगर आप ये समझते हैं कि कहीं पर कार्टेल बन रहा है और लोगों को ज्यादा कीमत चार्ज की जा रही है। ये जो कमेटी ने काम किया तो बड़ा जबरदस्त निशानदेही हुई है। फिर मैंने कहा जरा ये भी बताइएगा मिर्जा साहब, इस कमेटी का मैंडेट क्या है? ये सिर्फ निशानदेही कर सकती है, फिर बाकी काम मेन कमेटी ने या हुकूमत ने करना है? तो पहले मरहले में हमने निशानदेही करी है और रिकमेंडेशन दी है कि बफर स्टॉक जो है 5,40,000 का कम से कम रखना है। ये इतने पीरियड का स्टॉक है कि अगर हम फिर इंपोर्ट करें तो नई शुगर आ सकेगी। उसके लिए बफर स्टॉक 5,40,000 मीट्रिक टन का हमने कहा था रखेंगे, लेकिन हमें मशवरे दिए गए कि सर वो शुगर ज्यादा इस्तेमाल हो रही है इसलिए ज्यादा खर्च हो गई, डायबिटीज मुल्क में बढ़ रही है, आप अवेयरनेस स्कीम चलाएं कि ये शुगर कम इस्तेमाल की जाए। तो ये एक मजाक था, लेकिन आपको सुन के खुशी होगी कि हमने जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया है और उनके खिलाफ सख्त एक्शन के लिए भी हमने तजवीज़ किया है, रिपोर्ट में प्रपोज किया है। और साथ ही साथ हम शुगर एडवाइजरी बोर्ड जो है, जो ये डिसाइड करता है कि हाँ भाई एक्सपोर्ट कर दो और इंपोर्ट कर दो, शुगर एडवाइजरी बोर्ड में हमने देखा तो हमें सिर्फ ब्यूरोक्रेट नजर आए, उसमें प्राइवेट सेक्टर के लोग नहीं थे, उसमें फेडरेशन का, इस्लामाबाद चैम्बर का, कराची चैम्बर का, लाहौर चैम्बर के नुमाइंदे नहीं थे, तो वो भी एक फैक्टर बना है कि सही। अच्छा मिर्जा साहब, अभी इसमें जो आवाम की जो दिलचस्पी है वो सबसे ज़्यादा इसकी कीमत से मुताल्लिक है कि इसकी कीमत वापस उसी लेवल पर आएगी या नहीं आएगी, कितनी एक्सपोर्ट होती है कितनी इंपोर्ट होती है, तो ज़ाहिर है ये आवामी मसला है ही नहीं। पब्लिक को तो सस्ती चीज़ नहीं चाहिए, चाहे वो इम्पोर्टेड हो चाहे वो मुल्क में ही पैदावार हो। तो ये कीमत वापस आएगी, कोई तजवीज़ आप लोगों ने इसकी दी है कि कीमत से मुताल्लिक क्या होगा आगे? देखिए साफ बात, हमें जो इंपोर्ट की थी तो उन्होंने ये वादा किया था कि ये दोबारा ओरिजिनल कीमत ये तकरीबन 150 के करीब आ जाएगी जो 200 पे पहुंच गई थी, और इसी बुनियाद पे 47% टैक्सेस जो लगने वाले हैं कानून के मुताबिक लगते, वो टैक्सेस माफ कराए गए। और कल मैंने कमेटी में भी पूछा कि वो फिर किस तरह से पे ऑफ किए गए हैं, वो चैनल भी नहीं बताया गया। और कहना यह था कि कीमत कम हो जाएगी, लेकिन कीमत कम नहीं हुई अभी तक। अच्छा। तो अब ये स्टॉक की मिस रिपोर्टिंग होती है, मैनिपुलेशन ऑफ स्टॉक होता है। शुगर एसोसिएशन को बतलाना चाहिए, अपना फाल किरदार वो नहीं कर रही। कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपना वो रोल नहीं किया जिसके लिए उसको मैंडेट है और पूरी पावर है फाइन करने के। शुगर एडवाइजरी बोर्ड में कोई प्राइवेट सेक्टर का ऑन बोर्ड स्टेक होल्डर्स नहीं थे, लिहाजा ये फैसले हुए और इसमें उसको चेक करके या उसको रोकने वाला नहीं था। और डी रेगुलेशन ऑफ शुगर अंदर से हमने रिकमेंड किया है
और तमाम मेंबरान ने कमेटी के उसको एंडोर्स करा है कि डीरेगुलेशन साहब। मिर्जा साहब, ये तो जाहिर है कि मुस्तकबिल में ये बेहतरी की तमाम तजावीज़ हैं, लेकिन जो अभी इस रीसेंट पास में जिन्होंने अरबों रुपए का ये इस पर मुनाफा कमा लिया और वो अरबों रुपए आवाम की जेब से निकल गए, तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। उनके खिलाफ उन्हें आइडेंटिफाई भी किया गया है, एक और रिपोर्ट भी जा रही है। हमने नहीं छोड़ना, जब हम यहाँ तक चले गए हैं, हमने कौन लोग हैं, क्या हैं, क्या असर रसूख, कैसे इस्तेमाल, कैसे डिसीजन हुए, तो हम कभी भी आवाम को उस तरह से जो 200 से भी ऊपर चली गई है, हम उनको नहीं भागने देंगे। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि उनको कटहरे में लाया जाएगा। लेकिन इस सिस्टम में मिर्जा साहब कैसे इतने बड़े लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी, क्योंकि जिन लोगों की शुगर मिल्स हैं उन्हें अब ये आवाम भी सभी जानते हैं, कितने बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उसमें शामिल हैं। कानून से कोई बात करनी है, ये फ्लोर पे हमने उठाया था, कमेटी में आया, सब कमेटी दी जिसको मैंने चेयर करा, कई मीटिंगें, और हर एक से हमने कन्विंस और गेट कन्विंस की बुनियाद के ऊपर इन्वेस्टिगेशन की, और आज ये पोजीशन है कि हर चीज़ क्रिस्टल क्लियर हमारे सामने है। और वो लोग जो इसमें मुलविस हैं और उन्होंने ये मैनिपुलेशन करा है, कार्टेलाइजेशन करा है, वो नहीं बच सकते। उन्होंने जो गरीबों को जो टीका लगाया है, और वो भी अरबों रुपए का इंपोर्ट करने में अलहदा फ़ायदा कमाया है, ड्यूटी माफ़ कराने में अलहदा कमाया है, और एक्सपोर्ट करने में रिबेट की शक्ल में अलहदा कमाया है। दे कैन नॉट गेट अवे। सही। और एक आखिरी सवाल मिर्जा साहब, बस 20 सेकंड में इसका जवाब दे दीजिएगा कि ये कोई टाइम फ्रेम भी तय किया गया इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई का कि कितने अरसे में ये कार्रवाई मुकम्मल होनी है? जी इंशाल्लाह 15 दिन में उसकी दूसरी कमेटी की रिपोर्ट फाइनल करके विल मूव ऑन। अच्छा, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इख्तियार बेग साहब, मेंबर स्टैंडिंग कमेटी फॉर फाइनेंस, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और अहम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मुल्क में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशंस के नेटवर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की में ताउन और बेहतरी के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज इस वक्त हमें सरगर्म अमल नजर आ रही हैं। अटक पेट्रोलियम लिमिटेड ने वावे टेक्नोलॉजीज पाकिस्तान और उसके पार्टनर एई पावर के साथ एक एमओयू साइन किया है, और अब तीनों ये बड़ी कंपनीज मिलकर पाकिस्तान भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मुश्तरका तौर पर तैयार करेंगी। ये पार्टनरशिप कार्बन के अखराज में कमी और क्लीन एनर्जी के कौमी इकदाम को तेज करने में मददगार साबित होगी। मुल्क भर में ईवी चार्जिंग स्टेशन कायम करने में 3800 से ज्यादा इन्वेस्टर और कंपनीज ने दिलचस्पी जाहिर की है, और 70 से ज्यादा लाइसेंसेस भी जारी किए जा चुके हैं, और अब तक कई ईवी चार्जिंग स्टेशंस भी फाल हो चुके हैं। पाकिस्तान की 5 साला इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का हदफ 2030 तक 10,000 ईवी चार्जिंग स्टेशन कायम करना है। ईवी चार्जिंग स्टेशन में इन्वेस्टमेंट की हौसला अफजाई के तौर पर एनर्जी टैरिफ में भी 44% तक कमी की गई है। पंजाब में 2000 चार्जिंग स्टेशन और 600 इलेक्ट्रिक बसें चलाने की तजवीज भी सामने आई है। सिंध ने तमाम बड़े रूट्स पर 50 किलोमीटर के फासले पर ईवी चार्जिंग स्टेशंस फराहम करने का टारगेट मुकर्रर कर रखा है। फिर इस्लामाबाद में पाकिस्तान का तेज तरीन 120 किलोवाट ईवी चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह भी हो चुका है, जो 1 घंटे में गाड़ियों को चार्ज करने की सलाहियत रखता है। पाकिस्तान में क्लीन एंड ग्रीन ट्रांसपोर्टेशन के लिए अमली इकदाम और शराकत दारी की अहमियत का अब सबको अंदाजा हो चुका है, और इसीलिए क्लाइमेट एक्शन सेंटर ने मुल्तान में अपनी तीसरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद की है। इस कॉन्फ्रेंस में स्टेक होल्डर्स ने मेयारी चार्जिंग सिस्टम, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर की तोसी का भी मुतालबा किया है। कॉन्फ्रेंस के शुरका के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जानिब मुंतकली उस वक्त मुमकिन हो सकेगी जब हुकूमत सब्सिडी की पॉलिसी लाए, बैंक लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के मौके दें और इंडस्ट्रियलिस्ट टेक्नोलॉजी में जिद्दत लाएं। इस कॉन्फ्रेंस में यह बात भी सामने आई है कि सस्ती फाइनेंसिंग तक रसाई और मैन्युफैक्चरर में तब जो तकनीकी यकसानियत है वो बड़ी अहम रुकावटें हैं। कॉन्फ्रेंस के मेज़बान पंजाब बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की ईवी पॉलिसी में नॉर्मल गाड़ियों पर 17% जीएसटी के मुकाबले में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर सिर्फ 1% जीएसटी, ईवी पार्ट्स पर भी सिर्फ 1% इंपोर्ट ड्यूटी और 2 और 3 व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए 100 अरब रुपए हुकूमती सब्सिडी शामिल हैं। ये तमाम इकदाम जब हुकूमत की तरफ से उठाए जा रहे हैं तो फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को आम होने में इतना वक्त और ताखीर क्यों लग रही है, इस पर हम बात करेंगे। सालिया हसन साहबा इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सालिया साहबा, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो इकदाम इस वक्त उठाए जा रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट के लिए, ईवी की जो पॉलिसी लाई गई उस पर हम देख रहे हैं कि अमल दरामद हो रहा है, लेकिन शायद थोड़ी स्पीड या पेस कम है। तो ये कितने इस वक्त हौसला अफजा हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की मार्केट के लिए? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आई एम रियली थैंकफुल कि आपने मुझे ये मौका दिया। ये जितने भी इस वक्त स्टेप्स लिए जा रहे हैं बहुत हौसला अफजा है, लेकिन बात यह है कि इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कब होगी
ये अभी हमें नहीं पता। आज से कुछ अर्सा पहले जब NEV हमने अनाउंस होनी थी, उससे पहले फेडरल गवर्नमेंट ने एक अनाउंसमेंट की थी कि जी जो चार्जिंग स्टेशंस लगेंगे उस पर हम जो बिजली का यूनिट है जो चार्जिंग होगी वो 39 रुपीज पर होगी। अभी तक एक भी ऐसी इम्प्लीमेंटेशन नहीं की गई। तो अल्लाह करे जो अभी इन्होंने ये NEV दी है इसके बेस पर जितनी ये फैसिलिटेशंस कह रहे हैं उसमें अब फाइनेंसिंग, जैसे कि आपने बताया कि फाइनेंसिंग अच्छी होगी तो इन्वेस्टर आएगा। देखें अभी जो रिस्पांस आया है इन्वेस्टर का, जो कि एकदम से लोग आए हैं कि जी हम भी इलेक्ट्रिक स्टेशन के अंदर काम करते हैं। इलेक्ट्रिक स्टेशन लगाने में ROI बड़ी जल्दी कंप्लीट होता है और ये सारा लेकिन बेस्ड होता है कि कम से कम एक इलेक्ट्रिक जो स्टेशन है उसके ऊपर अगर एक यूनिट लगा हुआ है, उस एक यूनिट के ऊपर डेली 10 गाड़ी का आना होना चाहिए, तभी उसका ROI जाकर कंप्लीट होगा अगले 2-3 साल में। लेकिन उसके बाद उसके जो प्रॉफिट्स हैं वो ट्रिपल या कह देंगे 4 टाइम्स होंगे। लेकिन फिर अगेन ये डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट इस पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन कितने अच्छे और सख्ती से करती है और इस चीज से अवॉइड करती है कि SRO ना नया ले आए और पूरी पॉलिसी फिर ना किसी तरीके से बैकग्राउंड में चली जाए। जब पॉलिसी पर जो इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको इस वक्त लग रहा है कि थोड़ी सी सुस्ती का शिकार है और फिर इसका इम्पैक्ट जो इन्वेस्टर्स हैं, क्योंकि अभी ये खबर सामने आई है कि 3,500 से ज़ायद इन्वेस्टर ऐसे हैं जिनकी दिलचस्पी है इसमें इन्वेस्ट करने की, तो उनके कॉन्फिडेंस को भी फिर वो थोड़ा सा शेकी कर सकता है अगर ज़ाहिर वक्त इतना ज़्यादा लग रहा है तो। देखिए इन्वेस्टर जो है वो शेकी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मशरूम ग्रोथ हो रही है पूरे पाकिस्तान में। कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो इलेक्ट्रिक गाड़ी के ऊपर काम ना कर रही हो। इनिशियली CBU यूनिट्स पर बड़े लोगों ने काम किया, बनी बनाई गाड़ी लाए हैं, अब इधर आकर असेंबलिंग उसमें भी स्टार्ट हो गई है। जितनी जल्दी ये काम हो रहा है, जितनी पीछे गवर्नमेंट इजाजत दे रही है, ADB लाइसेंसिंग दे रही है कंपनीज को इलेक्ट्रिक गाड़ियां इधर असेंबल करने की, उतनी तेजी से इन्वेस्टर को पता चल रहा है कि इलेक्ट्रिक स्टेशन की जरूरत पड़ेगी। और इलेक्ट्रिक स्टेशन की जो मैंने आपको एक फिजिबिलिटी मोटी मोटी बता रही हूँ कि अगर एक इलेक्ट्रिक स्टेशन के ऊपर 3 यूनिट लगे हुए हैं या 1 यूनिट भी लगा हुआ है, उस 1 यूनिट के ऊपर डबल गन होती है। उस डबल गन के साथ अगर 10 गाड़ियां आती है ना वहां चार्ज होने, 5 एक तरफ 5 एक तरफ, तो उसकी ROI बड़ी जल्दी 1.5 से 2 मैक्सिमम 3 साल में कंप्लीट हो जाएगा और उसके ऊपर प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। तो ये बात इन्वेस्टर जानता है, इसलिए आई एम श्योर कि अगर ये इम्प्लीमेंटेशन गवर्नमेंट बहुत अच्छे तरीके से कर दे कि यूनिट का रेट कम कर दे, उसमें एक मार्जिन दे दे इन्वेस्टर को। फाइनेंसिंग जो है ऑलरेडी इन इलेक्ट्रिफिकेशन पाकिस्तान में वर्ल्ड बैंक का बहुत बड़ा हाथ है, एशियन डेवलपमेंट बैंक बहुत काम कर रहा है, तो हमारे पास उसके मद में काफी एड आ रही है। अगर वो सही जगह पर यूज हो तो डेफिनेटली पूरा पाकिस्तान इलेक्ट्रीफाई कर सकता है, हम कार्बन फुटप्रिंट डाउन कर सकते हैं, हम बहुत ज्यादा इससे फायदा उठा सकते हैं। सर अभी जो 2030 तक एक पॉलिसी हुकूमत लेकर आई है, ज़ाहिर है ये तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, लेकिन शॉर्ट टर्म गोल्स और टारगेट्स भी हुकूमत को सेट करने चाहिए और फिर उनको अचीव भी टाइमली करना चाहिए। तो इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो अभी बिल्कुल एक इनिशियल फेज़ में है चार्जिंग स्टेशंस का। ये कितना अरसा लगेगा 2-3 हज़ार चार्जिंग स्टेशंस को कायम होने में, और अगर ये 2-3 हज़ार भी पूरे पाकिस्तान में इस वक्त स्टेशन फाल हो जाते हैं तो वो कितना पॉजिटिव इम्पैक्ट इस पूरी इंडस्ट्री पर डाल सकते हैं? बहुत ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा। देखें अभी हम खाली 4 व्हीलर की बात नहीं कर रहे, 3 व्हीलर भी है, 2 व्हीलर भी है। हमारा सबसे बड़ा चंक जो रोड पर है वो 2 व्हीलर का है, बाइक्स का है। तो जितना बड़ा, जितना ज्यादा ये हमारा जितना भी ऑटोमोबाइल सेक्टर है वो 2 व्हीलर, 3 व्हीलर या 4 व्हीलर का हो, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिक इतनी जल्दी इलेक्ट्रीफाई हो रहा है। आप देख रहे हैं हर जगह इलेक्ट्रिक स्कूटी पर आपको लड़कियां नजर आएंगी, बाइक्स इलेक्ट्रिक हो रहे हैं हर जगह, आपको उसकी जगह हर सड़क पर एक आपको शोरूम इलेक्ट्रिक बाइक का जरूर नजर आएगा। आप जहां भी रहते हैं, जिस भी शहर की विसिनिटी में रहते हैं, इलेक्ट्रिक कंपनीज गाड़ियां लेकर आ रही हैं। अभी भी जो आपने एक बताया हवावे का, आपने बताया कि ये लोग अटा कॉइल्स के साथ कर रहे हैं, तो अटा कॉइल्स एक कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, उसने कुछ देकर ये MOU साइन किया होगा। जब उनको कोई प्रॉफिटेबिलिटी नजर आई है, गाड़ियां उतर रही हैं मार्केट में, तब ही ये काम करें। एंड आई एम श्योर इन्वेस्टर इसमें बड़ी जल्दी जंप इन करेगा। जितनी तेजी से गवर्नमेंट अपना पर यूनिट प्राइस और फाइनेंसिंग फैसिलिटीज बेहतर करेगी लोगों के लिए, उतना ज्यादा इन्वेस्टर आएगा और उतनी जल्दी हम इलेक्ट्रिफिकेशन के पास जाएंगे। आई थिंक जो आप शॉर्ट टर्म की बात करें, मेरे ख्याल में एज एन ऑटोमोबाइल एक्सपर्ट और EV के ऊपर मैं काम और सर्वे करती हूँ, मेरे ख्याल में अगले साल
फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में आपको बहुत बड़ा नंबर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सड़क पर नजर आएगा। जो लोगों के प्रॉब्लम्स थे कि जी इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं तो उनके पास उनको उससे रेंज एंजाइटी आ रही है, उसके अगेंस्ट आरईवीज आना शुरू हो गई हैं मार्केट के अंदर। तो अभी स्काई इज द लिमिट। आप टेक्नोलॉजी इतनी आगे चली गई है कि ये कॉन्सेप्ट भी खत्म हो गया। वो जो एक बैरियर था ना रेंज का, दैट्स ब्रोकन। गाड़ियां वैसी आ रही हैं कि जिसमें रेंज का कोई इशू नहीं है। सही साले साहब, बड़ी अच्छी बात है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो तेजी से और ईवीज हमें सड़कों पर नजर आए, लेकिन जो सेल्फ चार्जिंग भी एक वाइबल ऑप्शन है, एक सूटेबल ऑप्शन है इन हालात में जबकि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये कितनी आसान है, लोग अपने घरों में भी इन स्कूटीज़ को या इवन 4 व्हीलर्स को चार्ज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि उनकी बैटरी कितनी पावर लेती है। और स्कूटीज और ये 2 व्हीलर्स और कुछ 4 व्हीलर्स भी ऐसे हैं जो घर में 2 पिन 3 पिन स्विच में चार्ज हो रहे हैं 16 एम्पियर के। तो इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स जस्ट अ बैटरी एंड अ मोटर, जो इलेक्ट्रिक चीजें हैं इसमें कोई इतनी बड़ी नहीं है। जब आप कहीं से जाकर लेंगे अपना प्रोडक्ट तो वो इजीली आपको बताएंगे कि इतने एम्पियर का स्विच होना चाहिए जिसमें आप चार्ज कर सकते हैं। तो देयर इज नो बिग डील। जिन लोगों के घरों में सोलर है वो तो मुफ्त है। सही। और ये जो टाइम का, जो चार्जिंग टाइम का जो प्रॉब्लम है, क्या इस पर भी कंपनीज इस वक्त काम कर रही हैं? चूंकि हम फ्यूल से जब अपना टैंक फुल करवाते हैं तो वो विद इन 2 मिनट्स वो फुल हो जाता है, लेकिन यही हम अगर अपनी कार को फुल चार्ज करवाने जाएंगे तो 1 घंटा या 70-80 मिनट्स, तो ज़ाहिर है ये एक बड़ा कंजम्पशन है टाइम की। इसके ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है। अब आरईवीज मार्केट के अंदर आ रही हैं। समझे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी में जनरेटर आ रहा है, उस जनरेटर में 40-50 लीटर आप पेट्रोल डालें और वो गाड़ी आपको 1200 से 1300 किलोमीटर तक की रेंज देती है, इलेक्ट्रिक गाड़ी। तो आपने बस वो पेट्रोल डाला है, उसकी बैटरी भी उसी से चार्ज हो रही है। सो भी टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। अब वो वाला कॉन्सेप्ट खत्म हो गया कि घंटा लगेगा। गाड़ी जिनके पास कंप्लीट ईवी है, जिसमें जनरेशन वाली आरईवी नहीं है, बिल्कुल प्योर ईवी है, वो भी अगर चार्ज करेंगे तो मैक्सिमम घंटा लगेगा। और वो माइलेज इतनी ज्यादा देती है कि पेट्रोल की तरह हर 1 किलोमीटर पर आप बहुत ज्यादा पेट्रोल नहीं फूक रहे होते। माइलेज उसकी इस तरह होती है कि आपकी किलोवाट्स के लिहाज से रेंज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अगर आप पेट्रोल की एक टैंकी 2 दिन के बाद करवाते हैं तो इलेक्ट्रिक भी आपने 2 दिन के बाद ही चार्ज करनी है। आप रात के वक्त जाएं, सारा वक्त तो गाड़ी नहीं चला रहे, अगर आप कमर्शियल यूज नहीं कर रहे गाड़ी का, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गो एंड गेट इट चार्ज फॉर 1 आवर। रोज भी तो नहीं आप जा रहे ना, देयर इज नो हैसल। अच्छा, एक आखिरी सवाल जो खासतौर पे कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक है कि यहाँ जो सड़कों की इस वक्त हालत है, या यहाँ जब कभी ज़रूरत से ज़्यादा बारिशें हो जाती हैं तो वो सड़कों पर पानी होता है, तो इन दोनों में जो ईवी है उसकी परफॉर्मेंस इस इंफ्रास्ट्रक्चर में, और फिर जब मौसम की शिद्दत होती है तो उसमें वो इस पर भी कुछ काम हो रहा है और बेहतरी है, या बारिश हो तो ईवी को फिर आप घर पर ही खड़ी कर दें? नहीं, देखें प्लीज, इस चीज को हर किसी ने क्लियर करना है कि जो आम पेट्रोल की गाड़ी की एहतियात है वही ईवी की एहतियात है। कश्ती तो है नहीं, इट्स अ कार। सो इसमें कोई है, इट्स अ साइकोलॉजिकल थिंग। ईवी की जो बैटरीज होती हैं वो वाटर रेजिस्टेंस इसमें एक रेट होता है, उसके ऊपर होती है। आपने सिर्फ ये देखना है कि उस लेवल पर अगर गाड़ी अच्छी क्वालिटी की गाड़ी है तो इट हैज नो इश्यूज। अगर बहुत ही माड़ी किस्म की क्वालिटी की गाड़ी है तो दैट शुड नॉट इवन कम ऑन द रोड्स। ईडीबी को ही इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि सेफ्टी के ऊपर वो किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। IP67 एक सबसे लोएस्ट ग्रेड होता है जिसपे एक गाड़ी अगर है, जो कि पाकिस्तान में बहुत सारी गाड़ियां IP67 पर हैं, तो वो इजीली आप बारिश के मौसम में, हर मौसम में कर सकते हैं। बस ये है कि जहां आप उसकी चार्जिंग कर रहे हैं बारिश का पानी उस जगह पर ना गिर रहा हो जहां उसकी गन लगती है। अदर देन दैट इट्स सेफ, इट्स कंप्लीटली फाइन। ओके, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सालेह हसन, व्हीकल्स एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद थी। गुफ्तगू आपने सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। ज़मीन और कंस्ट्रक्शन की हाई कॉस्ट और आवाम की कमज़ोर क़ुव्वत ख़रीद ने लाखों पाकिस्तानियों के लिए अपना घर खरीदना नामुमकिन बना दिया है। महंगी जायदाद, बुलंद मॉर्गेज शरह और रिहायशी यूनिट्स की शदीद किल्लत के बाइस घरेलू रिहाइश की इस्तिताअत में वाज़ेह कमी की वजह से पाकिस्तान का हाउसिंग अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स 0.5 से घटकर अब 0.4 पर आ गया है। पाकिस्तान इस इंडेक्स में अपने हमसाय ममालिक से पीछे है, क्योंकि बांग्लादेश का इंडेक्स 0.7 और भारत का 0.8 है। आलमी बैंक के मुताबिक पाकिस्तान को तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख घरों की कमी का सामना है। अब हालिया सैलाबों ने शुमाली इलाकों खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में तकरीबन 25 लाख से ज़ायद अफराद को बेघर किया और हज़ारों मकानात और कारोबार भी तबाह हो गए हैं।
रिहाइश की बढ़ती हुई कमी माशरती इस्तेहकाम और माशी तरक्की के लिए भी संजीदा खतरा है। एक्सपर्ट्स का इस हवाले से कहना है कि इस मसले से निपटने के लिए आमदनी में मुआवनत, हाउसिंग फाइनेंसिंग में इस्लाहात और पायदार शहरी मनसूबाबंदी पर मबनी एक मखसूस हिकमत अमली अपनाना ज़रूरी है। हुकूमत, प्राइवेट सेक्टर, बैंक्स और कंस्ट्रक्शन कंपनीज के इश्तराक से सीपैक रूट्स या सनती जोन्स के करीब बड़े पैमाने पर कम लागत रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट शुरू किए जाएं ताकि रिहाइश और रोजगार दोनों के मौके पैदा हो सकें। इंटरनेशनल हाउसिंग मॉडल्स को मौसमी हालात और शहरियों की माली इस्तात के मुताबिक ढाल कर अपनाया जा सकता है। स्टेट बैंक ने हाल ही में मेरा घर मेरा आशानिया प्रोग्राम के तहत एक सब्सिडी वाली मार्कअप स्कीम मुतारिफ कराई है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8% सूद पर 35 लाख रुपए तक की फाइनेंसिंग की सहूलत दी गई है। पंजाब हुकूमत कम आमदनी वाले अफराद के लिए जीरो मार्कअप स्कीम का आगाज कर चुकी है। हुकूमत को फाइनेंसिंग की हद को 35 लाख से बढ़ाकर कम से कम 1 करोड़ रुपए तक करना चाहिए ताकि दरमियानी आमदनी वाले अफराद, ताजिर और बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी भी इस स्कीम से कुछ फ़ायदा उठा सकें। हुकूमत की जानिब से जामे मालियाती पॉलिसी न सिर्फ रिहाइश की कमी को दूर कर सकती है बल्कि अफोर्डेबिलिटी इंडेक्स को भी किसी हद तक बेहतर बना सकती है और फिर कंस्ट्रक्शन और मुतालिका इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ का सबब भी बन सकती है। अब इस पर चेयरमैन आबाद हमारे साथ मौजूद हैं, उनकी इससे मुतालिक क्या सोच है और क्या तजवीज़ हैं, इस पर हम बात करेंगे। बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अब ये जो स्कीम गवर्नमेंट ने शुरू की, मैक्सिमम इसमें जो लोन दिया जा रहा है वो 35 लाख रुपए है। आज क्या जायदाद की कीमत इतनी है, इतनी अफोर्डेबल है कि 35 लाख का कर्ज लेकर कोई एक दरमियानी आमदनी वाला या कम आमदनी वाला शख्स कोई अपना घर खरीद सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया बात करने का। देखिए, ये स्कीम आज से 4 साल पहले भी सब्सिडाइज लोन की पाकिस्तान गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की थी और उस वक्त लोन की जो शरह थी 5% उस पे इंटरेस्ट पे वो 5 मिलियन थी और जबकि डॉलर 140 रुपए का था। आज डॉलर बढ़ के 280 रुपए का हो गया है और 5% पे लोन की शरह कम करके 20 लाख कर दी गई है और 20 से लेके 35 लाख तक 8% पे लोन दिया जाएगा। मैं समझता हूँ किसी भी पाकिस्तान में अर्बन एरियाज में मकान लेने के लिए ये नाकाफी लोन है। अगर गवर्नमेंट चाहती है कि फर्स्ट टाइम होम बायर को पाकिस्तान में इनकरेज करे, सपोर्ट करे, तो उनको इस लोन की कम से कम वो होनी चाहिए लिमिट 10 मिलियन तक करनी चाहिए, जिसपे शराय सूद 5% हो और वो भी इस्लामिक फाइनेंस के हिसाब से हो, क्योंकि ये हमारे यहाँ बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो सूद के लफ्ज में नहीं घिरे। सो जो इस्लामिक तरीका है उस तरह से होनी चाहिए। देखिए, इसमें गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है। अगर ये नीचे करेंगे और लोग मकान बुक करेंगे, खरीदेंगे, तो यहाँ पर कच्ची आबादियाँ, स्लम्स और इलीगल हाउसिंग रुकेंगी, क्योंकि आज के हालात में हर किसी की अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गया है। और जब ये रुकेगी और रेगुलेटेड हाउसिंग होगी तो आपके पास, हुकूमत के पास, ना सिर्फ डेटा होगा बल्कि जो 72 अलाइड इंडस्ट्रीज हैं जो इस काम के साथ चलती हैं, वो आज 30-40% प्रोडक्शन पे हैं, वो 60-70% पे आ जाएंगी, जिसकी वजह से आपके पास हर साल कम से कम 2 ट्रिलियन रुपए जनरल सेल टैक्स में जमा होंगे और आपको जो सब्सिडाइज करना होगा वो कम एनुअल 60 बिलियन रुपए का है। सो गवर्नमेंट ने कोई चीज अपने पॉकेट से नहीं देनी है, सिर्फ वो पॉलिसी बनानी है जैसे दुनिया के दीगर मुल्कों में होती है, ताकि पाकिस्तानी नौजवान, पाकिस्तान में पहली बार घर खरीदने वाला, उससे मुस्तफीद हो सके, जो कि कोई वो नहीं है, लग्जरी नहीं है, ये एक नेसेसिटी है जो कि गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, रोटी, कपड़ा और मकान जिसको हम कहते हैं, और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के मैनिफेस्टो में भी है। सही। तो हसन साहब, ये जो 1 करोड़ 20 लाख घरों की इस वक्त कमी है, इस तजवीज़ से क्या ये कमी भी पूरी हो सकती है? और ये कमी घर मौजूद नहीं है, लोगों की क़ुव्वत ख़रीद है, या फिर ज़ाहिर घर ही नहीं है तो लोगों की क़ुव्वत ख़रीद भी नहीं है, दोनों ही मामलात इस वक्त मौजूद हैं? देखें, ये जो 120 मतलब 12 मिलियन मकानों की शॉर्टेज का फिगर है, ये 3-4 साल पुराना है। मैं समझता हूँ कि ये आज 1.5 करोड़ मकानों से तजावुज़ कर गया होगा, क्योंकि हर साल देखिए 50 लाख हमारे यहाँ पॉपुलेशन का इजाफा होता है, तो हर साल हमें 10 लाख मकान चाहिए, क्योंकि वो बच्चे किसी एक स्टेज पे जवान भी हो रहे हैं। सो 10 लाख मकानों की जब जरूरत पड़ती है और हमारे यहाँ टोटल बनते हैं 5 से 6 लाख मकान,
सो 4 लाख मकान तो हर साल की रिक्वायरमेंट में, और इसमें 5 से 6 में दोनों लीगल और इनलीगल मिला के, यानी ऑथराइज सेक्टर जो बना रहा है, रेगुलेटेड सेक्टर, और जो इलीगली बन रहे हैं गांव देहातों में और कच्ची आबादियों में, उसको मिला के। सो यानी वो 15 मिलियन का बैकलॉग अपनी जगह मौजूद है, और 4 लाख उसमें हर साल इजाफा हो रहा है। जो आपने कहा कीमतें, ताकत खरीद, देखें जब तक गवर्नमेंट लोगों को इनेबल नहीं करेगी, गवर्नमेंट की जमीनें कब्जा हो रही हैं, गवर्नमेंट की जमीनें पे झूठे कागजात बन रहे हैं, पर गवर्नमेंट अपने लोगों को वो जमीन एक सस्ती कीमत पे देने को तैयार नहीं है। सो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने आगे आके ये काम करना पड़ेगा, और एक कंसिस्टेंट पॉलिसी 15-20 साल की हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए लानी पड़ेगी, जिसमें इस कारोबार में सरमायाकारी करने वालों को ये अंदाजा हो कि ये पॉलिसी के तहत हमें काम करना है, ये टैक्सेशन पॉलिसी है, ये लैंड ग्रांट पॉलिसी है, ये फाइनेंसिंग फैसिलिटी है, और तभी ये सनत जो कि मदर सनत है, जिसको मदर इंडस्ट्री कहते हैं, पाकिस्तान में चल सकेगी। देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब जर्मनी बहुत बुरे हालात में था, तो उन्होंने इस इंडस्ट्री को चलाया ताकि उनकी इकोनॉमी दोबारा अपने पैरों पे खड़े हो सके। आज पूरा दुबई हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर ने बनाया, आज पूरा सऊदी अरब दोबारा कंस्ट्रक्शन एंड हाउसिंग सेक्टर को प्रमोट कर रहा है। हमारे पास जेन्युइन डिमांड है, बैकलॉग है, अगर हम ये काम करें, पॉलिसी बनाएं, यकीन माने हम पूरा साल 24 घंटे भी काम करें तो कोई फारिग नहीं बैठेगा और गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी मिलेगा। तो असल साहब, ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट का सेक्टर है, ये तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बड़ा सेफ सेक्टर समझा जाता है। पाकिस्तान के बड़े बिजनेस जाइंट्स भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, तो फिर हुकूमत इन पॉलिसीज़ को बनाने में पीछे क्यों है, जब एक रियल और सेफ इन्वेस्टमेंट भी है, बिजनेस एक्टिविटी भी इससे जनरेट हो सकती है, इससे मुंसलिक 70 से ज़ायद दीगर सेक्टर्स भी हैं जो कि चल पड़ेंगे, फिर ये रुकावट कहाँ पर आ रही है? देखिए, हालिया जब कोविड आया था दुनिया में, पाकिस्तान में भी आया, उस वक्त सिटिंग गवर्नमेंट ने प्रमोट किया हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को, जिसकी वजह से आपका जीडीपी टच हुआ 5% से और उससे ऊपर। जब आप पॉलिसीज बनाने में स्टेक होल्डर्स को नहीं शामिल करेंगे और पॉलिसी, मैं कहता हूँ 16 बाय 16 के कमरे में बैठ के अफसर बनाएंगे जिसका टेम्परेचर भी 16 डिग्रीज होगा, तो वो पॉलिसी की एक्सेप्टेबिलिटी, वो पॉलिसी की ओनरशिप स्टेक होल्डर्स में आ ही नहीं सकती है। इसलिए मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ और आपके चैनल की तवज्जुह से प्राइम मिनिस्टर को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि बराए मेहरबानी स्टेक होल्डर्स को मिलाएं, आप अपना भी थिंक टैंक डालें और एक टाइम लाइन में पॉलिसी बनाएं। जिस तरह अभी इन्होंने एक प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स बनाई थी, मैं भी था उसमें, और हमने यूनानिमसली 2-4 चीजें तय की, और जब वो पॉलिसी बन के आई तो उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मैं समझता हूँ हाईएस्ट अथॉरिटी लाइक प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी, चीफ फील्ड साहब को इसकी ओनरशिप लेनी पड़ेगी, ताकि इससे 10 मिलियन लोगों का रोजगार आता है। इस इंडस्ट्री से 72 इंडस्ट्रीज चलती हैं, हर पाकिस्तानी को घर मिलने का मौके मिलते हैं, वेल्थ क्रिएशन होती है, टैक्स कलेक्शन होती है, डेटा कलेक्शन होती है, और एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी जो रेमिटेंस भेजते हैं 50% से ज़्यादा इसमें इन्वेस्ट होता है। सो इट्स एन ऑल विन विन पोजीशन, जहाँ ज़मीन भी पाकिस्तानी, काम करने वाला भी पाकिस्तानी, जो वहाँ पर सरिया सीमेंट टाइल्स लगते हैं वो भी पाकिस्तानी। सो हमें इस इंडस्ट्री को बढ़ाना चाहिए और संजीदगी से बढ़ाना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया हसन बख्शी साहब, चेयरमैन आबाद। हमारी गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।